हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। बीए तृतीय वर्ष के सभी स्टूडेंट्स का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने बीए तृतीय वर्ष में ज्योग्राफी के कितने पेपर हैं, उनके क्या नाम हैं, ये सब आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पता लगा ही लिया होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे थर्ड ईयर में कौन कौन से पेपर हैं, उनके नाम क्या हैं, उनमें बुक्स क्या क्या हमको किन राइटर्स की लेनी है, तमाम चीज़ें। अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है पेपर फर्स्ट, जो तृतीय वर्ष का पहला पेपर है वो है ज्योग्राफिकल थॉट, जिसको कि हिंदी में कहेंगे भौगोलिक चिंतन। 75 नंबर का है आपका। दूसरा पेपर जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन। बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है ये, और ये भी आपका 75 नंबर का है। ठीक है। तीसरा पेपर जो आपका है वो है वर्ल्ड रीजनल स्टडीज़, ये भी आपका 75 नंबर का है। वर्ल्ड रीजनल स्टडीज़ क्या है आपका? विश्व का प्रादेशिक अध्ययन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व का प्रादेशिक अध्ययन। ठीक है। अब इन तीनों पेपर्स के जो नंबर हैं आप देख रहे हैं 75, 75, 75, तीनों ही पेपर 75 नंबर के आपके होते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो मस्ट है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर में होता था, सेकेंड ईयर में होता था, वैसे ही आपका थर्ड ईयर में भी प्रैक्टिकल होगा। लेकिन अंतर क्या है कि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जब आप प्रैक्टिकल देते थे तो उसका जो पूर्णांक था वो था 50, लेकिन थर्ड ईयर में आते ही आपको 25 नंबर आपके और इसमें प्लस हो जाते हैं और ये हो जाता है 75 नंबर का। ठीक है। तो आपके प्रैक्टिकल से लेकर थ्योरी के सारे जितने भी आपके पेपर हैं उसमें आपका जो पूर्णांक है वो 75 है, 100 नहीं है। कितना है? 75। आपकी सारी मार्किंग 75 में होगी। दैट्स ऑल। उसके बाद हम लोग जो ये 3 पेपर हैं, ठीक है, तीनों का नाम हमको हिंदी में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी कि विश्व का प्रादेशिक अध्ययन, जैसे आपका तीसरा पेपर है जो कि हम आपको यही पेपर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ज्योग्राफिकल थॉट जो है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? भौगोलिक चिंतन। ठीक है। इसमें आपको पूरी ज्योग्राफी का इतिहास, जो तमाम भूगोलवेत्ता थे उन्होंने जो भूगोल के संबंध में अपनी खोजें, आविष्कार आदि किए थे, उसके बारे में इस पेपर में आपको पढ़ना है। ठीक है। इन्वायरमेंट स्टडीज़, पूरा पर्यावरण के बारे में सभी तत्व जितने हैं, संसाधन, खनिज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट स्टडीज़ में आ जाएंगी। बहुत परिचित होंगे आप लोग इस पेपर से। उसके बाद तीसरा जो आपका पेपर है वो है वर्ल्ड रीजनल स्टडीज़। इस पेपर में आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है। ठीक है। तो ये जो हमारा पेपर है जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं विश्व का प्रादेशिक अध्ययन, जो कि हमारा तीसरा पेपर है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, मैंने यहाँ पे डिवाइड भी करके आपको दिखाया है। पहला है ए, जिसको कि साउथ वेस्ट एशिया। साउथ मीन्स आपका दक्षिणी, वेस्ट मीन्स पश्चिमी, और एशिया आपका ऐसे ही एशिया। उसके बाद दूसरा जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया। साउथ यानी दक्षिणी, ईस्ट यानी पूर्वी, और एशिया। तीसरा है आपका फार ईस्ट एशिया। फार ईस्ट मतलब सुदूर पूर्व, बहुत दूर। ठीक है। और एशिया आपका ये ऐसे ही नाम आपका हो गया। यानी आपको विश्व के प्रादेशिक अध्ययन में एशिया के 3 पार्ट, एशिया चूँकि सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है, उसको एक साथ अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, बहुत सारे देश छूट जाते हैं, बहुत सारी उसमें जो जानकारियाँ हैं वो संभव नहीं है एक साथ पढ़ना। इसलिए पूरे एशिया को 3 पार्ट में करके हमको पढ़ना है। लेकिन एक और सुविधा दी गई है। वो सुविधा क्या है कि एशिया के 3 पार्ट करके हमको एक ऑप्शन दे दिया गया है, हमको सिर्फ एक पार्ट पढ़ना है, या हम ए पढ़ें, या बी पढ़ें, या सी पढ़ें। ठीक है। क्लियर हुआ कि एशिया, अब अभी हम आपको मैप से भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैप को आप अपने दिमाग में अभी रखिए और केवल एशिया पे अपने को केंद्रित करिए। एशिया के 3 पार्ट किए गए हैं, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, सुदूर पूर्व। अब इसमें जो जो देश आते हैं, जैसे आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व एशिया,
इन सब में जो जो देश आते हैं हमको केवल उन्हीं का अध्ययन करना है, ठीक है। और आपको इन पार्ट्स में जो पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे वही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में भी भरना है। बात क्लियर हुई मेरी? नहीं क्लियर हुई तो फिर से इसको समझिए कि जैसे आपने सपोज करिए कि हम लोग हमेशा से, अभी इस साल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन हमेशा से साकेत में हम लोगों ने फार ईस्ट एशिया पढ़ाया है, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो कॉलेज नहीं आ पाते या उनको कोई प्रॉब्लम है, क्लास नहीं ले पाते, तो अपने आप से भी आप स्टडी कर सकते हैं, अच्छी बुक्स कलेक्ट करिए, अपने आप से अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो पार्ट इंटरेस्टिंग लगे, जो पार्ट आपका पढ़ने का मन करे, वो पार्ट आप अपने आप से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फार ईस्ट एशिया चयनित किया, ठीक है। अब फार ईस्ट एशिया में आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो बिल्कुल किनारे, ठीक है, पश्चिम की तरफ आप देखेंगे, सॉरी पूर्व की तरफ आप देखेंगे कि आपका सबसे बड़ा जो देश है वो है चाइना। चाइना के बाद आता है आपका जापान, जापान के बाद आपका आता है ताइवान, ठीक है। और उसके बाद कोरिया को ले लेंगे, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। इसी तरह से आप दक्षिण पूर्वी एशिया में भी आपके कुछ देश आएंगे, जिसमें आपका आ जाएगा मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। ये सारे जो द्वीपीय देश हैं वो इसमें आ जाएंगे। फिर आते हैं साउथ वेस्ट एशिया यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया, इसमें आप लोग थोड़ा सा परिचित होंगे। जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज जो है जैसे ईरान, इराक, है ना, सऊदी अरेबिया, ये सारे जो ये खनिज तेल प्रोडक्शन करने वाले जो भी देश हैं वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देशों को अलग अलग भागों में इस भाग के अनुसार बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। तो हम जो इस अपनी क्लास में जिस पेपर को या जिस पार्ट को लेंगे विश्व का प्रादेशिक अध्ययन में, वो हम लेंगे सुदूर पूर्व एशिया। आपका ये पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग मैप में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। अब इसमें हमें पूरे वर्ल्ड या हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसकी अभी ज़रूरत हमको नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, एशिया। और एशिया में कौन सा पार्ट पढ़ना है, सुदूर पूर्व एशिया यानी फार ईस्ट एशिया। तो फार ईस्ट एशिया में जो देश आएंगे हमको केवल अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना है। जैसे देखिए एशिया को अगर हम देखें तो हमारा ये पोर्शन पूरा आपका चाइना और ये आपका यहाँ तक हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको सुदूर पूर्व पढ़ना है, तो सुदूर पूर्व के लिए सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा देश है वो हमारा क्या है, वो है चाइना। ये चाइना की आउटलाइन, इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये चाइना सबसे बड़ा देश सुदूर पूर्व में माना गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो सबसे विकसित चाइना के बाद जो देश है वो है जापान। जापान के बाद तीसरा हमारा है कोरिया। कोरिया को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। और उसके बाद आपका पांचवा देश है आपका ये छोटा सा एक द्वीपीय देश ताइवान। तो इस तरह से हमें सुदूर पूर्व एशिया में 5 देशों के बारे में पढ़ना है, चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ताइवान। तो सुदूर पूर्व के बाद अगर हम अपना जो भी पेपर में जो पहला भाग है हमारा दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मान लीजिए उसके बारे में हमको पढ़ना है या हमको हमारा इंटरेस्ट उसमें है, तो हमारा जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देश होंगे, अगर हम मैप को इस तरह से इसका पार्टीशन कर लें एशिया का, तो ये हमारा दक्षिण हो गया। इतना तो आपको जानकारी होगी दिशाओं की मैप में, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश, दक्षिणी पश्चिमी यानी ये टोटल देश जो आएंगे वो हमारे कौन से होंगे, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश, जिसमें आपका आ जाएगा तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, जहाँ का प्रमुख जो उद्योग है खनिज तेल उद्योग, पेट्रोलियम, जिसके दम पे ये सारी कंट्रीज़ बहुत ही धनी समझी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे देश इसमें हमारे आ जाएंगे दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो पूरे पेपर में या पूरे खंड में हमको पहले खंड में केवल इन्हीं देशों के बारे में पढ़ना है। तो आप चूज़ कर सकते हैं
आप खुद से भी समझ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो देश आपको अच्छे लगें, जिनके बारे में पढ़ने में आपकी रुचि हो, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 3 खंड, जो हमारे 3 ABC मैंने अभी आपको दिखाया था, तो उसमें ही आपको चयन करना है। केवल एशिया इस कंट्री, इसमें आपको रूस छोड़ देना है, अफ्रीका छोड़ देना है, पूरे विश्व का अध्ययन इसमें हमको नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैप से। ठीक है, तो हम अब अपना सारा ध्यान किस पर केंद्रित करेंगे? फार ईस्ट एशिया पर, जिसमें अब आपको श्योर हो गया होगा पहला देश हमारा कौन सा? सबसे बड़ा, सबसे विशाल, जो कि विश्व में भी जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर। ठीक है, कौन है वो? चीन। ठीक है, मैप साथ रखिए जब भी हम प्रादेशिक अध्ययन करें, चाहे साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या फार ईस्ट एशिया का, हम अपने साथ एटलस रखिए। दीवार का मानचित्र तो बहुत बड़ा होता है, उसको पॉसिबल नहीं होता साथ में रखना, लेकिन एटलस सबके पास, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो एटलस जब भी कुछ पढ़िए, किसी भी कंट्री के बारे में पढ़िए, तो आप एटलस खोल के पढ़िए। ठीक है, तो जैसे हम लिख रहे हैं चीन, अब एटलस में देखिए आप चीन की पोजीशन कहाँ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो विकसित देश है, चीन को बराबर कंपटीशन देता रहता है, वो कौन सा है? और छोटा सा द्वीपीय देश हमारा जापान, जिसको कि हम एक नाम से और जानते हैं, सूर्योदय की भूमि। सूर्योदय की भूमि क्यों कहते हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे, पूरा डिटेल आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम अपना ध्यान जो केंद्रित करें वो ये केंद्रित करें कि सुदूर पूर्व एशिया में देश कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, केवल उसी पर हम अपना फोकस करके चलेंगे। ठीक, तो चीन हो गया, जापान हो गया, फिर तीसरे नंबर पर जो देश हमारा आता है वो है कोरिया। कोरिया के बारे में इधर तो बहुत हाईलाइट हुआ कोरिया, लेकिन कोरिया का 2 पार्ट है, बीच से उसको डिवाइड कर दिया गया है, विभाजन हुआ है कोरिया का। वो हो गया उत्तरी कोरिया और दूसरा है आपका दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उसके बाद फिर आपका चौथे नंबर पर आता है ताइवान, बहुत छोटा सा देश ताइवान, द्वीपीय देश। हालांकि ताइवान पर भी चीन बराबर फिराक में रहता है कि उस पर कब कब्जा वो कर ले। ठीक है, तो इस तरह से ये देश जिसमें सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनते हैं, वो चीन और जापान से। जब आप एक अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिएगा, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर में आपको पूरा सिलेबस, ये पार्ट आपका, ये पेपर सभी का कोर्स है। खास तौर पर आपका 3rd पेपर जो है, इसमें आपका दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व एशिया, सभी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि यूनिट से। जैसे हमारा ये तीसरा पेपर है तो इसकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। तो पाँचों यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको डिटेल दिया हुआ है। जैसे हम आपको बताते हैं कि हमारा फार ईस्ट एशिया की 1st यूनिट में इसका फिजिकल स्ट्रक्चर अब जैसे आपका है कि धरातलीय बनावट। अब धरातलीय बनावट हम अगर पढ़ेंगे तो केवल चाइना की नहीं पढ़ेंगे, चाइना की भी पढ़ेंगे, जापान की भी पढ़ेंगे, कोरिया की भी पढ़ेंगे और ताइवान की भी पढ़ेंगे। ये नहीं खाली में चीन पढ़ा और छोड़ दिया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जब चीन के बारे में अधिक क्वेश्चन, जैसे आपकी प्रायद्वीपीय संरचना, आपकी धरातलीय बनावट चाइना की, तो चाइना और जापान की सबसे अधिक पूछी जाती है। आप खुद ही क्वेश्चन पेपर ये देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन चीन, जापान, इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो सिलेबस है हमारा, उसमें हम अगर देखेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि फार ईस्ट एशिया में आपका क्या क्या पूछा जाना है। जैसे आपका 1st यूनिट में जो पूछा गया है इसमें वो है आपका ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, यानी सभी चीज़ चीन के बारे में। इतिहास क्या रहा, इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या रही, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही, एक तरह से चीन का इतिहास, कैसे उसका विकास हुआ, ठीक है, कैसे वो अपना विकास कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? यूनिट 1st में आ जाएंगी। फिर 2nd यूनिट में आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ठीक है, पावर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें। यानी चीन, जापान, कोरिया और ताइवान, वहाँ क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, इन सभी देशों की मिट्टी कैसी है, क्या क्या यहाँ संसाधन की संभावनाएं हैं, क्या क्या यहाँ पे और उद्योग धंधे यहाँ के कैसे हैं, कृषि कैसी है, जलवायु कैसी है,
कुल मिलाकर के हम लोगों ने जब बीए सेकेंड ईयर में भारत पढ़ा था, या हम लोग थर्ड ईयर बीए सेकेंड ईयर का जो हमारा इकोनॉमिक वाला पेपर है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसको भी हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था, खासतौर पर अगर हम भारत का भूगोल पर ध्यान दें, तो भारत के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसको ध्यान करिए एक बार आप। अभी तो आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आप लोग गए हैं, तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको आएगा, सीरियल से आएगा कि भारत की प्राकृतिक संरचना, ठीक है, उसमें हम लोगों ने हिमालय पढ़ा था, उसके बाद उसकी जलवायु पढ़ी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भारत की मिट्टियाँ। तो भारत के विषय में हम लोगों ने उसमें पढ़ा था भारत में मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, खनिज संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कृषि से आपका ये कृषि संसाधन में हम लोगों ने देखा था फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, सब्जियां कौन कौन सी उगाई जाती हैं, उद्योग धंधे कौन कौन से हैं भारत में। मतलब कुल मिलाकर के भारत के बारे में छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग बीए पार्ट सेकेंड में पढ़ चुके हैं। बस सेम आप उसी को माइंड में रखते हुए इस पेपर को अगर पढ़ेंगे तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि चाइना के बारे में भी आपको सभी चीज़ें पढ़नी है, उसका एग्रीकल्चर, उसकी धरातलीय बनावट, उसके खनिज संसाधन, उसके उद्योग धंधे, ठीक है, सभी चीज़ें। और इसी तरह से जापान, ताइवान और कोरिया। तो कुल मिलाकर के अब इसमें आपका पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर में केवल भारत के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें हमको एक साथ कितने देशों का अध्ययन करना है? चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ताइवान। कोर्स बड़ा हो गया ना आपका, लेकिन परेशान मत होइए, इसमें हमको सिर्फ बहुत ज़्यादा से, अभी आप मैप में ही देखेंगे तो ताइवान बड़ा छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है ना, वहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, ना कोई बहुत उद्योग धंधे हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन भी हमारा इन देशों से बहुत कम पूछता है। तो आपके सिलेबस में 5 देश होते हुए भी आपको केवल 2 देशों पर अपना फोकस करना है, चाइना पर और जापान पर, क्योंकि दोनों ही देश, चाइना तो बहुत बड़ा है, उसका क्षेत्रफल आप देखिए बहुत बड़ा, भारत से ही कितना बड़ा, 7 गुना बड़ा है, और जापान बहुत छोटा है। लेकिन अगर आप देखिए तो चाइना और जापान दोनों में बराबर की टक्कर, औद्योगिक क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बराबर की टक्कर रहती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बहुत परेशान नहीं होंगे, बहुत ईजिली और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये पेपर, क्योंकि चाइना के बारे में तो अभी आप लोग हाल में ही देख रहे हैं कि कोरोना से तो पूरा विश्व जो है त्रस्त हो चुका है, ठीक है। वो अलग सा हमारा टॉपिक है, उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत डिटेल जाना पड़ेगा, उसमें तो आप लोगों को बहुत जानकारी हो गई होगी कि किस तरह से चाइना की वजह से पूरी दुनिया परेशान हो रही है। तो इसी तरह से हमारी जो थर्ड यूनिट है इस पेपर में, उसमें हम लोग आ जाएंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चाइना की पॉपुलेशन, उसकी वृद्धि, वितरण, घनत्व, सब कुछ। इसी तरह से हमें जापान की भी जनसंख्या, कोरिया की भी जनसंख्या, ये आपकी तीसरी यूनिट में है। आप लोग आंसर में देखेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका 5वीं यूनिट और चौथी यूनिट दोनों में, चौथी यूनिट में आपका है कि यहाँ की समस्याएं, इन देशों के बारे में हमको सभी कुछ पढ़ना है, तो यहाँ की समस्याएं क्या है। अब जैसे चाइना है तो चाइना की सबसे बड़ी समस्या वहाँ की जनसंख्या, क्योंकि वर्ल्ड में नंबर 1 पर है ये जनसंख्या के मामले में, लेकिन बहुत कंट्रोल भी कर रहे हैं जनसंख्या के मामले में, और हम यानी भारत सेकंड पोजीशन पर है जनसंख्या के मामले में, और बहुत तेज़ी से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो जनसंख्या नीति, ठीक है, एक समस्या थी चीन में एक कभी कि जनसंख्या यहाँ की बहुत बढ़ रही थी, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या नीति बनाई गई, जिसकी वजह से जनसंख्या पर काफ़ी ब्रेक लग गया है, और एक समय ऐसा आएगा कि हम यानी भारतीय उनसे आगे हो जाएंगे। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं कि हम जनसंख्या में उनसे आगे हों, विकास में आगे हो ना, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, जनसंख्या वाले जो चैप्टर आएगा हमारा, उसमें खूब डिटेल हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। तो इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ये पेपर है। हाँ, थोड़ा सा चाइना और जापान के जब हम लोग नाम याद करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप बार बार उसको पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो इस तरह से कोर्स या सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया। अब अगर इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे फिर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।